और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुरेश प्रभु भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं, लेकिन शिवसेना सुरेश प्रभु को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी सुरेश प्रभु को अपने कोटे से मंत्री बनाए, शिवसेना कोटे से अनिल देसाई ही मंत्री बने। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक से। अभिषेक, क्या जानकारी है? जो शिवसेना नेता संजय राउत हैं, उनसे जो हमारी बातचीत उन्होंने साफ कर दिया, इंडिया न्यूज को पता एक जानकारी दी है, किसी भी सूरत में सुरेश प्रभु जो शपथ लेंगे वह शिवसेना कोटे से नहीं लेंगे। और शिवसेना कोटे से कोई अगर शपथ लेने जा रहा है तो वह है अनिल देसाई। अनिल देसाई एक ही मंत्री है, वह शपथ लेंगे। और साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र का जो बातचीत चल रही है, महाराष्ट्र का जो एक प्रॉब्लम फंसा हुआ है, वह हमारे बीच में बातचीत चल रही है, जल्द ही सुलझ जाएगा। यानी कि संकेत दिया है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो महाराष्ट्र को लेकर विवाद चल रहा है वह जल्द सुलझ जाएगा। आज वैसे भी मुंबई में शाम 4 बजे उद्धव ठाकरे ने सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी विधायक मौजूद हमारे बीच में बातचीत चल रही है, जल्द ही सुलझ जाएगा। यानी कि संकेत दिया है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो महाराष्ट्र को लेकर विवाद चल रहा है वह जल्द सुलझ जाएगा। आज वैसे भी मुंबई में शाम 4 बजे उद्धव ठाकरे ने सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी विधायक मौजूद होंगे। और उम्मीद हम यह कर रहे हैं कि जब कल से महाराष्ट्र का एक सदन चलने वाला है, उसमें शिवसेना बकायदा बीजेपी के साथ देने वाली है और बीजेपी शिवसेना का गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। और इसी बात को लेकर अनिल देसाई बकायदा निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और 12:30 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। और उसके बाद वो मोदी के मंत्रिमंडल में बकायदा शामिल होंगे। और संजय राउत ने इंडिया न्यूज को बकायदा कंफर्म किया है कि वो मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल में शामिल भी हो रहे हैं, बकायदा मंत्री पद की शपथ भी लेंगे अनिल देसाई। लेकिन शिवसेना का सुरेश प्रभु पर स्टैंड क्लियर है कि बीजेपी अपने कोटे से बनाए, लेकिन शिवसेना के मेंबर है सुरेश प्रभु। ऐसे में ये दुविधा कैसे दूर होगी? जी बिल्कुल, देखिए साहब, एकदम साफ है इसमें कि शिवसेना की नेता भले ही सुरेश प्रभु हैं अभी, लेकिन शिवसेना अपना नेता उन्हें नहीं मानती है एक तरह से। भले ही वो प्राइमरी मेंबर अभी बने हुए हैं, उनके कोटे से मंत्री रहे, लेकिन शिवसेना का साफ दो टूक में कहना है। और इसी बात को लेकर विवाद भी चल रहा था शिवसेना और बीजेपी की तरफ से कि उनको अगर मंत्री बनाना है तो आप बीजेपी कोटे से मंत्री बनाइए, उनको आप राज्यसभा सदस्य बनाइए और उस हिसाब से आप उनको मंत्री बना सकते हैं। शिवसेना उनका नाम किसी भी सूरत में नहीं देगी, इसी बात को लेकर विवाद भी चल रहा था। और इसीलिए अनिल गीते जब कल दिल्ली से मुंबई देर रात लौटे और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी नहीं की, तो जाहिर सी बात है कि 2 नाम तो देने जरूर थे, 2 नामों के और नाम शिवसेना के पास थे, लेकिन इसीलिए जब बात नहीं बनी तो एक नाम देकर शिवसेना चाहती है कम से कम महाराष्ट्र की सरकार में कम से कम सत्ता पर काबिज हो जाए, क्योंकि अगर 5 साल तक खासतौर से महाराष्ट्र में अगर सत्ता से दूर रहती है तो शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए शिवसेना के पास बड़ी पसोपेश में फंसी हुई कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसीलिए उन्होंने कहीं कहीं अपने आप को थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ाया है और अनिल देसाई को दिल्ली भेज दिया है कि जाके दिल्ली में कम से कम शपथ ले लें ताकि जो मामला है वह शांत हो जाए। अब अभिषेक, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल तक ये चर्चा हो रही थी कि शपथ विधि का बहिष्कार करेगी, अनिल देसाई को मंत्री नहीं बनाएगी। अगर सुरेश प्रभु अपने दम पर बनते हैं मंत्री तो बन जाने दीजिए, प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहते हैं तो बन जाने दीजिए। शिवसेना एक तरह से नाता तोड़ लेगी भारतीय जनता पार्टी से, आनंद गीते इस्तीफा दे देंगे, जिस तरह से वो अपना बिस्तर पैक करके चले गए थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या शिवसेना का क्लाइम डाउन है? क्या शिवसेना ने एक बार फिर से समझौता किया है अपनी इच्छा के विपरीत बीजेपी के साथ? बिल्कुल सही कहा सर आपने कि एकदम ये साफ है कि समय समय पर बकायदा शिवसेना अपने रंग बदल रही है। जैसा कहते हैं राजनीति कभी भी रंग बदलती रहती है राजनीति में, वैसा ही शिवसेना के साथ देखने को मिल रहा है। लगातार जब से शिवसेना के 63 विधायक चुनकर आए हुए हैं और लगातार शिवसेना और बीजेपी के बीच में टकराव चल रहा है कि वह कभी ये कहते हैं कि डीसीएम की पोस्ट महाराष्ट्र में चाहिए, कभी तमाम 10-12 मिनिस्टरों की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। और अभी भी यही लग रहा है कि बीजेपी ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी है। उन्हें बीजेपी ने अपनी शर्तों पर कहा है कि आपको आना है तो आइए। और शिवसेना को इस बात देखिए चित्र पता है कि अगर वो 5 साल तक खासतौर से महाराष्ट्र में दूर रहे सत्तासी विरोधी पार्टी बनकर भले ही बैठेंगे तो उनकी ताकत और कमजोर होगी बढ़ने की बजाय। इसलिए शिवसेना में 2 गुट कह सकते हैं बन गया। एक गुट चाहता है कि किसी से महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल हो और दूसरा गुट चाहता है कि महाराष्ट्र से सत्ता में शामिल होने के बाद विरोधी पार्टी में बैठे। इसलिए उद्धव ठाकरे ने कहीं कहीं सूझबूझ दिखाई है और 2 कदम पीछे गए बल्कि आगे करने की बजाय। और शिवसेना बकायदा अब बीजेपी का सरकार बनाएगी और इसीलिए उन्होंने यह फैसला लिया है कि वह जाकर केंद्र में कम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो और अपनी ताकत और मजबूत करें, यह कहीं उन्होंने विचार किया हुआ है। ये स्वीकार किया। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार सीधे चलते हैं 7 RCR राकेश के पास। राकेश, सुरेश प्रभु पहुंच गए हैं?
देखिए दीपक जी, सुरेश प्रभु यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि चाय पर चर्चा के लिए जिन मंत्रियों को आज शपथ लेना है उन्हें प्रधानमंत्री ने बुलाया था, उनमें सबसे पहले पहुंचे थे यहाँ पर सुरेश प्रभु। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री हैं तब से स्ट्रेटेजिक टीम में नरेंद्र मोदी के सुरेश प्रभु हैं। तो सुरेश प्रभु जो आज मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जो मंत्री हैं उनको चाय पर चर्चा बुलाया था, उसमें सबसे पहले पहुंचने वालों में सुरेश प्रभु हैं। सबसे पहले पहुंचने वालों में सुरेश प्रभु हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है संजय कि सुरेश प्रभु जरूरी है पीएम के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हमवाल हैं। दीपक जी, आप खुद जानते हैं, सुबह 5 बजे से उठ करके अपना कामकाज शुरू कर देते हैं, देर रात तक काम करते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में एक से एक जो भी नाम शामिल किए हैं, चाहे मनोहर पारिकर का, मनोहर पारिकर भी उसी तरह के हमवाल नजर आते हैं जिस तरह के नरेंद्र मोदी हैं। सुरेश प्रभु का हम कार्यकाल देख चुके हैं। एनडीए सरकार के दौरान उनके जो कामकाज है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी प्रभावित है और उनको कई स्ट्रेटेजिक कामों की जिम्मेदारी उन्होंने इस अपनी नई सरकार में भी दी थी। इसी लिहाज से मोदी उनको शामिल करना चाहते थे। आप देख सकते हैं जितने भी लोग मोदी जी जितने भी लोगों को ला रहे हैं प्रधानमंत्री, वो सभी अपने ही तरह के लोग ढूंढना चाहते हैं जो उन्हीं की तरह काम करने की जिनकी शैली है, जो उन्हीं की तरह से काम लंबे समय तक कर पाए और जब तक काम खत्म ना हो तब तक रात को सोते नहीं है, इसी तरह के मंत्री। मैं आपको मनोहर पारिकर के बारे में भी बताना चाहता हूं, उनकी भी यही आदत है दीपक जी की सुबह से उठ करके देर रात तक जब तक काम खत्म नहीं हो जाता, जो एजेंडा लेके चलते हैं वो, तब तक रात को सोते नहीं है। ठीक सुरेश प्रभु के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। तो इन लोगों में काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, आपको काफी समानता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। दीपक जी, प्रधानमंत्री के साथ काफी समानताएं देखने को मिलेंगी। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है सुरेश प्रभु की ऐसी क्या खासियत है कि वाजपेयी जी के टाइम भी इंडिस्पेंसिबल थे, बाला साहब ठाकरे को लेकर से भी तनातनी हो गई थी वाजपेयी जी की, अब नरेंद्र मोदी की भी तनातनी हो रही है उद्धव ठाकरे की सुरेश प्रभु को लेकर? देखिए दीपक जी, एक बात है कि सुरेश प्रभु की इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट है, उस पर कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज है उनका वर्क कल्चर और विजन। पिछली एनडीए सरकार में उन्होंने जो पावर सेक्टर रिफॉर्म किया था, उसका जो रोड मैप तैयार किया था, अगर यूपीए ने फॉलो किया होता उसको, तो शायद आज देश में पावर सेक्टर की स्थिति बहुत अलग होती। तो उनमें एक विजन है, कमिटमेंट है और जो ठान लिया उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाने की जो इच्छा शक्ति है, ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे लोग असेट होते हैं कि एक बार उनको बता दिया कि ये आपका काम है, फिर उनकी ओर से आप निश्चिंत हो जाइए कि वो काम हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने आते ही प्रधानमंत्री बनने के बाद G20 के लिए उनको शेरपा बनाया। इसीलिए उनको जो है रेलवे और पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए काम करने पर लगाया गया। तो सुरेश प्रभु जो है वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन में कभी नहीं पड़ेंगे, ये इस ओर से प्रधानमंत्री निश्चिंत रहेंगे। वो कभी कोई लॉबिंग नहीं करेंगे, किसी लॉबी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेंगे। जो सरकार का विजन है उसको आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। तो ऐसे लोग किसी भी टीम लीडर के लिए एसेट होते हैं। ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी टीम लीडर हो, उसको जरूरत होती है। यही सुरेश प्रभु की खासियत है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर एक तरह से दांव पर लगाया। जब वो एनडीए सरकार में पिछली मंत्री थे, तब शिवसेना चाहती थी वो पार्टी के लिए फंड भी कलेक्ट करें मंत्री होने के नाते। वो उसी को लेकर झगड़ा हुआ था, उसी पर झगड़ा हुआ और उसकी वजह से पावर मिनिस्टर थे, वो पावर मिनिस्टर थे और आखिरकार बाला साहब ने निकलवाया। वो बड़ा मलाईदार मंत्रालय है और हमको तो पैसा मिलना चाहिए, और उन्होंने ये इस सब में कभी पढ़ते नहीं, तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ना मंजूर किया, लेकिन ये शर्त नहीं मानी। और वाजपेयी जी ने उनको बाद में कुछ नए पद देकर नवाजा भी था, उनको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का अध्यक्ष भी बनाया था। तो उसकी वजह से तब से शिवसेना और बीजेपी में सुरेश प्रभु को लेकर बीजेपी उनको एक एसेट मानती है, शिवसेना उनको लायबिलिटी मानती है। ये झगड़ा है। उनको लगता है कि हमारे कोटे से ये मंत्री भी बन जाएंगे और हमें इनसे कुछ मिलने वाला नहीं। तो अच्छा, ये बात भी ठीक है कि वो कोई मास लीडर नहीं है जिसकी वजह से शिवसेना की मजबूरी हो कि उनको मंत्री बनाया जा रहा है तो वो बनने दे।
तो उस लिहाज से भी उनको कोई फायदा नहीं है। तो उनको लगता है कि ये हमारे लिए लायबिलिटी है, कोई फायदा नहीं है, बनते हैं मंत्री, बन जाए, बीजेपी अपने कोटे से बना ले। लेकिन फिर भी सुरेश प्रभाकर प्रभु अभी तक शिवसेना में क्यों बने हुए हैं? उन्होंने शिवसेना छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का क्यों नहीं सोचा? अब हमको लगता है अब करना पड़ेगा शायद उन्हें। एक कारण तो ये रहा होगा कि दोनों पार्टियों का अलायंस है, एक दूसरे से तोड़ते नहीं, तो उसका एक कारण रहा होगा। फिर उद्धव ठाकरे से बताते हैं उनका रेपो ठीक था, मतलब उनकी कोई मतलब नाराजगी नहीं थी इस तरह की, तो उनको लगता था कि शायद आगे चल के स्थितियां ठीक होंगी। लेकिन अभी जो राजनीतिक स्थिति बनी है, शायद अगर अलायंस बना रहता है स्टेट में भी चुनाव से पहले तो ये स्थिति ना आती शायद। लेकिन अलायंस टूट चुका है और शिवसेना जो है बीजेपी को थोड़ा सा चिढ़ाने, परेशान करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। और शिवसेना के चिढ़ाते चिढ़ाते आपको ऐसा नहीं लगता कि गठबंधन खटाई में पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए, बीजेपी को यह समझ में आ रहा है कि हमें जरूरत तो है शिवसेना की, लेकिन अपनी शर्तों पर गठबंधन होगा। दूसरा, उनको मालूम है कि शिवसेना के सामने बहुत विकल्प नहीं है। शिवसेना की जो लाइफ लाइन है बीएमसी, वहां भी बीजेपी के समर्थन से वो सत्ता में है। एक बार वहां से सत्ता चली गई तो लाइफ लाइन कट जाएगी शिवसेना की। ये शिवसेना भी समझती है, बीजेपी भी समझती है। अगर बीएमसी का ये पेच नहीं होता तो शायद शिवसेना विपक्ष में बैठने का फैसला अब तक कर चुकी होती, क्योंकि वो केंद्र में सत्ता से जाएंगे, राज्य में जाएंगे और बीएमसी से भी चले जाएंगे। वहां अभी जो अभिषेक कह रहे थे, सही बात है, शिवसेना में दो गुट है, दोनों बहुत एग्रेसिव है इस समय। एक गुट है जो कहता है कि प्रतिष्ठा या सम्मान की कीमत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरा गुट है जिसका मानना है कि हम 15 साल से सत्ता से बाहर हैं, ये मौका है, हमारे ये नेचुरल एलाई हैं, इसलिए इनके साथ जाना चाहिए, हम और किसी के साथ नहीं जा सकते। लेकिन शिवसेना रास्ते तलाश रही है। अभी शरद पवार ने एक्सेप्ट भी कर लिया, उनकी शरद पवार से मीटिंग हुई है। शिवसेना की कोशिश ये थी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर अपना स्पीकर इलेक्ट करा लें। ये बीजेपी को एक मैसेज चला जाएगा कि हम दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। तो धीरे धीरे शिवसेना के विकल्प घटते जा रहे हैं। उसे आखिर में बीजेपी की शर्तें माननी होंगी या विपक्ष में बैठने का फैसला करना पड़ेगा। तो शिवसेना के पास एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, यानी एक तरफ तो उसे कूदना ही पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए परिस्थितियों को और मुश्किल बनाते जा रही है और उद्धव ठाकरे की राजनीतिक कौशल की ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है।